अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनरी है ये सेल की। डियर स्टूडेंट, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और ये यूकैरियोट के अंदर पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर ये सेंटर में पाया जाता है। एनिमल सेल अगर हम देखें तो सेंटर में मौजूद होता है और बाकी ऑर्गेनेलीज इसके साइड पे मौजूद होती हैं। लेकिन अगर हम प्लांट को देखें तो इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो प्लांट के अंदर न्यूक्लियस है वो एक साइड पर मौजूद होता है। न्यूक्लियस सिर्फ डियर स्टूडेंट उस वक्त विजिबल होता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होने की वजह से हमें न्यूक्लियस जो है वो विजिबल हो रहा होता है। लेकिन अगर सेल डिवाइड करना शुरू कर दे तो फिर हमें न्यूक्लियस जो है वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपीयर हो जाती है और क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद हो तो ऐसी कंडीशन को हम मोनोन्यूक्लिएट सेल का नाम देते हैं। जैसे कि मोस्टली जो सेल्स होते हैं एनिमल में, प्लांट में, वो सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग होते हैं और ऐसे सेल को मोनोन्यूक्लिएट सेल कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो बाई न्यूक्लिएट होते हैं। बाई न्यूक्लिएट ऐसे सेल हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। जैसे कि पैरामेशियम है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं एक ही सेल के अंदर, इसको हम बाई न्यूक्लिएट सेल का नाम देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि पॉली न्यूक्लिएट होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, इनके अंदर मैनी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, जैसे कि फंजाई के अंदर इसके हाइफी में समटाइम्स सिनोसिटिक कंडीशन है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी होता है। जब बहुत ज़्यादा हाइफी हों तो हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हों तो हम इसको हाइफी के अंदर हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम सिनोसिटिक हाइफी का नाम भी देते हैं, यानी कि इसके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। समटाइम ये इरेगुलर या समटाइम स्फेरिकल शेप में न्यूक्लियस मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो कि थ्रेड की फॉर्म में मौजूद होता है और इसके आसपास एक सॉल्युबल सैप होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट, जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उस वक्त हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, बल्कि ये किस में रिप्लेस हो जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। क्रोमोसोम जो है ये हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ये स्टूडेंट, एक न्यूक्लियस के अंदर DNA, RNA, प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अगर हम पार्ट देखें तो इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, chromosome and nucleolus. These are 4 parts of the nucleus. ये सबसे फर्स्ट पार्ट जो न्यूक्लियस का है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो आपको नज़र आ रही है दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्टूडेंट, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये इसका काम क्या होता है कि न्यूक्लियर प्लाज्म जो है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखना। जी डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ये जो है न्यूक्लियर पोर मौजूद हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये इनका काम क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो यहाँ पर न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर मौजूद है उसको इन पोर्स के ज़रिए से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजना। यहाँ से इन पोर्स के ज़रिए से वो साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो राइबोसोम्स बन रहे होते हैं उनको इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से बाहर भेज दिया जाता है और वो यहाँ पर आकर यहाँ पे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर आके लग जाते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देते हैं। ये स्टूडेंट, जो न्यूक्लियर पोर हैं इनका नंबर जो है ये डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स लाइक एग की बात करें तो उसमें 30,000 तक पोर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम RBCs की बात करें तो इसके अंदर जो है जस्ट 3 to 4 पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर
यहाँ पर जितना भी कंटेंट मौजूद होता है, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, इस फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन करवाना। क्योंकि इसी प्लाज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये आपको जो थ्रेड्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल है, ये डीएनए है। तो इस डीएनए की फॉर्मेशन करवाना भी इसका काम होता है। इसके बाद ये स्टूडेंट थर्ड चीज़ यही है जो क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल अनडिवाइडिंग कंडीशन के अंदर होता है तो उस वक्त ये जो आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, थ्रेड्स की फॉर्म में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है, ये डीएनए जो है मौजूद होता है। लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो यही थ्रेड्स जो हैं ये क्रोमोसोम की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है वो है न्यूक्लियोलस। ये जो आपको डार्कली स्टेन्ड बॉडी सेंटर में नज़र आ रही है, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियोलस है इसका काम होता है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करवाना। न्यूक्लियोलस के 2 रीजन्स होते हैं। आउटर जो पेरिफेरल रीजन होता है इसको हम पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन का नाम भी देते हैं। ग्रैन्युलर होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके नेचर है वो ग्रैन्युलर होती है। और इसके बाद जो इसका सेंटर एरिया है, सेंटर एरिया को हम फिब्रिलर एरिया भी कहते हैं। और फिब्रिलर एरिया हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए और राइबोसोमल डीएनए वगैरह यहाँ पे बन रहे होते हैं। और पेरिफेरल रीजन के अंदर राइबोसोम के सब यूनिट्स बन रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाना। इसके पास राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम बनने के बाद यहाँ न्यूक्लियोलस से होते हुए न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर से होते हुए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाते हैं और यहाँ पर आकर इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देते हैं। जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होता है उस वक्त जो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है जब सेल ने डिवाइड करना होता है। डियर स्टूडेंट, वैसे डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेस पेयर्स मौजूद हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं और उन्हें पेयरिंग की होती है और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल होने की वजह से ऐसे लगता है जैसे कि एक स्ट्रिंग के अंदर बीड्स मौजूद हैं। इसके कॉइलिंग के बाद ये क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग करेगा। सुपर कॉइलिंग करेगा, हमारे पास जब हिस्टोन प्रोटीन्स इसके ऊपर लगेंगी तो ये किस जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम मजीद सुपर कॉइलिंग करता जाएगा और सुपर कॉइलिंग होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कम्पैक्ट मैस ऑफ क्रोमैटिड जो है कम्पैक्ट मैस में एक क्रोमोसोम बना देंगे। ये बहुत ही डीपली स्टेन्ड बॉडी होती है और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम जो हैं वो उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर इसके जो सेंटर रीजन होता है इसको हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं और इसके ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके क्रोमैटिड्स होते हैं। एक ये जो है ये क्रोमैटिड है और ये आमने सामने वाले जो दोनों हैं इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट, क्रोमोसोम का काम होता है कि इसने जितने भी सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करना होता है। जैसे कि एक पूरी ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको क्रोमोसोम ने कंट्रोल करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर स्मॉल जीन्स मौजूद होते हैं। ये जीन्स जो हैं इनका काम होता है स्पेसिफिक, ये जो जीन्स हैं स्पेसिफिक आप एक डीएनए का आप कह लो सेगमेंट होता है जो कि जीन बना रहा होता है और जीन हर एक जीन जो है ये बॉडी के अंदर हर एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही होती है। तो ये जो हमारे पास डीएनए ये ट्रांसलेट होकर मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से आगे मजीद क्या बन रही होती है, हमारे पास प्रोटीन्स बन रही होती हैं। आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर मैसेंजर आरएनए और उससे फिर प्रोटीन्स बनती हैं। फिर प्रोटीन्स भी असेंबल होकर डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स बना रही हैं
इसके अलावा ये प्रोटीन्स जो हैं डिफरेंट एंजाइम्स बना रही होती हैं और एंजाइम ने बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ये जीन्स मौजूद होते हैं और ये जीन्स जो हैं ये हर एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर उसको कंट्रोल करना क्रोमोसोम का काम होता है। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो इस सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि 23 पेयर्स, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में 46 हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम यानी कि 13 पेयर्स, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम 24 पेयर्स हो गए। इसके बाद ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 8 क्रोमोसोम यानी कि 4 पेयर्स, ऑनियन 16 क्रोमोसोम 8 पेयर्स, पोटैटो 48 क्रोमोसोम 24 पेयर्स, गार्डन पी 14 क्रोमोसोम यानी कि 7 पेयर्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। इसके बाद एक क्रोमोसोम, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और कुछ हमारे अंदर हैप्लॉयड होते हैं। नॉर्मल जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, यानी कि उनके अंदर कंप्लीट हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मौजूद होंगे। जैसे ह्यूमन में 46 हैं तो 46 क्रोमोसोम ही मौजूद होंगे। लेकिन कुछ हमारी बॉडी के अंदर हैप्लॉयड सेल्स भी होते हैं। हैप्लॉयड यानी कि हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, जैसे कि हमारे जर्म सेल्स हैं, स्पर्म्स या एग के अंदर हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम यानी कि 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। 23 पेयर नहीं, जस्ट 23 क्रोमोसोम, यानी कि हाफ नंबर को हम हैप्लॉयड कहते हैं और कंप्लीट टोटल नंबर को हम डिप्लॉयड 2n कहते हैं। ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं, जैसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिप्लॉयड सेल एंड बाइन्यूक्लियर सेल। इसके बाद है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ सेंट्रोमेयर एंड इट्स रोल। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। What is nucleolus? Give its function. Differentiate between mononucleate and binucleate cell. Give examples. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट ये भी आ सकता है इसमें कि what are the two regions of nucleolus, जो कि हमने ग्रैन्युलर रीजन और फिब्रिलर रीजन पढ़ा था। जी डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।